बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। यतीम पोता पोती का अपने दादा की विरासत में हिस्सा है या नहीं है, उन्हें हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस्लामी शरीयत का इसके बारे में क्या हुक्म है, हमारा मुल्की कानून इसके बारे में क्या कहता है और फेडरल शरीयत कोर्ट का इसके बारे में क्या फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में लेटेस्ट व्यू और सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जो पेंडिंग अपील वगैरह है उसके बारे में तफसीली बात हो, उस पर तफसीली बात होगी। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मजीद ये है कि वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत सी अहम बातें जो हैं वो मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि शरीयत इसके बारे में क्या करती है। यतीम पोता पोती का विरासत में, दादा की विरासत में हिस्सा है या नहीं है, इस बारे में इस्लामी लॉ बड़ा क्लियर है। और औलाद, ये तीन उसमें रिश्ते बताए गए हैं जो कि उसके वारिस हैं, जिनका उसकी विरासत में जिनको हिस्सा मिलेगा, इसके अलावा और रिश्ता नहीं है और इनके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स मिसाल के तौर पर 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब वो अभी जिंदा है और उसके चारों बेटे 2 बेटियां मैरिड है और सबकी औलाद है। अब उनमें से कोई एक बेटा या बेटी फौत हो जाता है, अभी वो बंदा जिंदा है, उसकी औलाद को फौत होने वाले की भी औलाद अभी मौजूद है। अब उसके बाद कुछ अर्सा बाद वो जो शख्स है दादा यानी कि जो है वो फौत हो गया। तो अब विरासत की तकसीम जो है वो कैसे होगी, उसमें जो पोता पोती है उसको उनको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इस्लामी शरीयत का जो असूल है, कानून है, वो मैंने आपको बता दिया। इसकी क्या लॉजिक है कि पोता पोती, यतीम पोता पोती विरासत से, दादा की विरासत से मुकम्मल तौर पे महरूम है। और बड़ा सिंपल सा जो है उसका असूल है कि जाहिर है कि जब कोई शख्स जिंदा है तो उस वक्त वो अपनी तमाम हर किस्म की प्रॉपर्टी का वो खुद मालिक है। वो जो है वो उसको चाहे जिसे चाहे वो हिबा कर दे, उसके बेच दे, वो खुद खा ले, उसकी अपनी जात के लिए है। वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो जैसे मर्जी जो है उसको इस्तेमाल करे, वो उसका मालिक है, उसका खुद ऑनर है। और उसको आप वो ट्रस्ट बना दे, किसी मस्जिद को दे दे, मदरसा को दे दे, जैसे मर्जी उसे इस्तेमाल करे, वो उसको मुकम्मल अख्तियार रखता है। इसके ऊपर कानून बड़ा वाज़ेह है। लेकिन जब तरका कब होगा, विरासत कब होगी, विरासत तब होगी जब वो दुनिया से चला जाएगा, तो फिर विरासत का कानून लागू होगा। अब एक शख्स जो है वो जब जिंदा है तो अभी वो उसकी जो जितनी प्रॉपर्टी है, जितना उसका माल है, वो तरका नहीं है, वो उसकी मलकियत है, उसका मालिक है। तो जब वो तरका है ही नहीं, इनहेरिटेंस है ही नहीं, तो उसको वो इनहेरिटेंस आके ट्रांसफर अभी नहीं हुई। एक शख्स उसमें सपोज उसमें से एक बेटा फौत हो गया, वो जो बेटा फौत होने वाला है वो तो किसी चीज का 1 टके का मालिक भी नहीं है, क्योंकि इनहेरिटेंस ओपन ही नहीं हुई। इनहेरिटेंस ओपन होगी उसके बाप के मरने के बाद। जो असल बंदा है, असल बाप जो है, वो जब फौत होगा तो उसके फौत होने के बाद जो विरासत का कानून जो है वो अप्लाई होगा, जिसका मैंने जिक्र कर दिया। तो उसके मुताबिक वो तकसीम होगी और फिर वो जो शख्स जितने भी उस वक्त मौके पे मौजूद होंगे वो उनको ऑटोमेटिकली उनका वो कानून में इंतकाल होता है, बाद में विरासत मुंतकिल होती है। वो एक अलग प्रोसेस से होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो शख्स फौत हुआ उसका सारा का सारा माल तरका शुमार होगा, इनहेरिटेंस डिक्लेयर होगी और वो जितने वारसान होंगे उस वक्त जो मौके पे मौजूद होंगे वो उसके जो है वारसान करार दिए जाएंगे। तो ये सीधा सा कानून है और सिंपल सी बात है। इसके पीछे बड़ी रीजनेबल बात है कि वो शख्स जो एक शख्स की जिंदगी में उसका बेटा फौत हो गया या बेटी फौत हो गई तो वो तो मालिक बने ही नहीं, तो उनकी औलाद को कैसे ट्रांसफर हो सकता है। जो हिस्सा उसका अपना उसके पास मलकियत में नहीं आया वो उसकी औलाद को ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये तो कानून, ये तो इस्लामी कानून है, फिका है। अब आते हैं हमारे जो मुल्की कानून की तरफ। तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में इसको जो है, जो अयूब खान के दौर में बना था, ये कानून बनाया गया था। उसमें सेक्शन 4 में यतीम पोते पोती को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनको ये डिक्लेयर किया गया जो यतीम पोता पोती है वो उसको विरासत का वैसे ही हिस्सा मिलेगा जैसे उसको उनके बाप को मिलना था अगर वो जिंदा होता। यानी कि जब विरासत ओपन होती तो उनका अगर बाप जिंदा होता तो जो हिस्सा बाप का होना था वो यतीम पोते पोती को मुंतकिल होगा। और ये हमारा इस वक्त मुल्की कानून ये है। अब चूंकि ये इस्लामी शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, जो है रिपग्नेंट टू इस्लामिक इंजंक्शन है, तो लिहाजा फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2000 में एक इंतहाई अहम फैसला दिया जो कि रिपोर्टेड केस है PLD 2000
FSC 1 फेडरल शरीयत कोड पेज 1 जो है, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो कानून है ये जो है बिल्कुल इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, रिपग्नेंट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम जो है, इस्लामी अहकामात के, इस्लामी तालीमात और अहकामात के बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा इसको उन्होंने गैर इस्लामी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल हिस्सा नहीं है। अब इसके ऊपर फिर जो है वो चूंकि हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 203 जो है, कहा गया है कि फेडरल शरीयत कोर्ट का कोई भी फैसला जो इस तरह का जिसमें किसी कानून को कालअदम करार किया जाए कि ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है, उसको जब तक उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में एपलेट शरीयत जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जब तक उसकी वो नहीं होगी, अपील नहीं हो जाएगी और अपील का फैसला नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक ये नाफिजुल अमल नहीं होगा फैसला। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है जो है अपील हो गई और वो अपील 2000 से पेंडिंग है, नहीं दिया गया। लिहाजा ये जो सेक्शन 4 है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, वो अभी काबिल अमल है। उसके मुताबिक हमारी अदालतें जो है वो फैसला कर रही हैं और उसके मुताबिक फैसले दे रही हैं और इस वक्त तक अभी तक जो है इसमें जो है वो पोते पोती को या इस तरह नवासी को अगर कोई लड़की बेटी फौत होगी उस मरने वाले शख्स की, तो उसकी जो औलाद है उसको जो हिस्सा है वो वैसे ही मिल रहा है अदालतों के जरिए जैसे कि वो शख्स अगर बेटा या बेटी खुद जिंदा होते तो उनको अपने माँ बाप की विरासत में हिस्सा जो मिलना था वो मिलता, वैसे ही उनको अब हिस्सा मिल रहा है। ये तो हमारा कानून है। इसमें इसके बारे में जो केस लॉज हैं, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, कुछ लेटेस्ट केस लॉज भी आए हैं वो भी, और जो पहले के भी वो मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। कोर्ट्स ने इसके बारे में क्या फैसला दिया है, क्या इसके बारे में कोर्ट्स का इसके बारे में क्या व्यू है। 2018 YLR 2685 पेज नंबर है, ये केस लॉ है। फिर जिसमें डिक्लेयर किया गया कि चूंकि ये जो फैसला फेडरल शरीयत कोर्ट का है PLD 2000 FSC 1, ये अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अभी इसके ऊपर फैसला नहीं आया, लिहाजा ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। लिहाजा वो सेक्शन 4 जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 4 काबिल अमल है, उसके ऊपर अमल होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है पोता पोती को हिस्सा मिलेगा। 2017 CLC 1331 जो है ये एक केस लॉ है। 2013 CLC 542 इसमें भी ये सेम डिक्लेयर किया गया है। फिर 2005 CLC 1240 जो है इसमें भी जो है वो यही डिक्लेयर किया गया है कि ये जो है हिस्सा पोते पोती को मिलेगा। फिर पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 2022 की, 23/6/2022 की जजमेंट है जिसका टाइटल है मुसम्मात हयात बेगम वर्सेस रहमान मलिक एंड अदर्स। इसमें भी रेफरेंस है जो ऊपर मैंने बता दिए 2005 CLC 1240 जो है इस जजमेंट का, इसके अंदर भी रेफरेंस है। इसमें भी डिक्लेयर किया गया है। ये पैदा होता है कि क्या अब सेक्शन 4 में सिर्फ जो औलाद है पोता पोती है उसको विरासत का हिस्सादार हकदार करार दिया गया है, लेकिन बेवा का जिक्र नहीं है। मरने वाले शख्स की के बेटा और बेटी को तो हिस्सा कहा गया मिलेगा, वही जो अगर वो खुद बंदा जिंदा होता तो उसको मिलता, वो हिस्सा मिलेगा और जो है, लेकिन उसकी बेवा का जिक्र नहीं है। इस बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की 2005 MLD 1 हाजी मोहम्मद हनीफ बनाम मोहम्मद इब्राहिम वगैरह, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि चूंकि उस सेक्शन में सेक्शन 4 के अंदर सिर्फ पोते और पोती का जिक्र है, बेवा का जिक्र नहीं है, क्योंकि इस्लामी शरीयत के मुताबिक तो बिल्कुल हिस्सा है ही नहीं, बनता नहीं। और इसमें बड़ी वाज़ेह, और ये मेरे पास ये बुक है मुल्लाज मोहम्मदन लॉ, बड़ी बहुत ही अच्छी बुक है। मैं बल्कि यंग लॉयर्स जो है उनको रिकमेंड करूंगा जो कि फैमिली लॉज और ये जो इस तरह के जो वरासत के लॉज जो केसेस वगैरह करते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इस बुक को जरूर पढ़ें। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें वो सारी डिटेल है कि कैसे वरासत का कानून है और कैसे एक जो करीब का रिश्ता है उसके पीछे लॉजिक, जो एक करीब का रिश्ता मौजूद हो तो वरासत का कानून ये इस्लामी शरीयत का कि वो दूर के रिश्ते को उसका हक खत्म कर देता है। जैसे बहन और भाई मौजूद हैं
तो आगे औलाद जो है वो उसको दूर का रिश्ता बन जाता है, तो फिर औलाद को नहीं मिलेगा हिस्सा जब तक बहन भाई मौजूद है। अगर बहनों भाइयों में से कोई मौजूद नहीं होगा तो फिर उनकी औलाद की तरफ वो जो विरासत है वो हिस्सा जाएगा। तो मोहम्मद लॉ में भी इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया और इसको ये किताब बड़ी ही यूजफुल है। अच्छा, इसमें डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये बात कि ये नहीं, बेवा का जिक्र नहीं है और हम इसको स्ट्रेच करके बेवा तक जो है इसको नहीं लेके जा सकते, लिहाजा ये हिस्सा सिर्फ पोते पोती को मिलेगा। इसमें भी हमारे इस वक्त कानून में बेवा का जो है इसके अंदर हिस्सा अब उसके कानून के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2007 SCMR 387। इस जजमेंट में भी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल को होल्ड किया गया है, वो इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है वो पेंडिंग, वो सस्पेंड है उसका ऑपरेशन, सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट। और इसमें जजमेंट है 2022 SCMR 1352, उसमें भी चीज डिक्लेयर की गई। सिविल अपील नंबर 1348/2024 है, मुसम्मात कुलसूम बेगम बनाम पीरा दिता 27/1/2022 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें भी डिक्लेयर किया गया है कि उस अभी तक जो है वो सेक्शन 4 जो है वो उस पर अमल होगा और सेक्शन 4 के मुताबिक पोता पोती का यतीम पोता पोती का दादा की विरासत में हिस्सा मौजूद है। तो ये सारे जो है इस केस से मुतल्लिका जितने भी एस्पेक्ट्स है मैंने वो कवर कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप दूसरों से भी शेयर जरूर करें, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।